आज की फिल्म का नाम है द वे बैक। ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1939 की है, जब सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर हमला किया और पोलैंड के कई लोगों के साथ साथ वहां के बचे हुए आर्मी के जवानों को भी बंदी बनाया। उन्हीं में से एक जवान यानुश को सोवियत यूनियन के एक ऑफिसर के सामने लाकर बिठाया जाता है और उसे कबूलनामे पर दस्तखत करने के लिए कहा जाता है, जिसमें उसके ऊपर बहुत से आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जब यानुश दस्तखत करने से मना कर देता है, तब उसकी पत्नी को उसके सामने लाया जाता है। उसकी पत्नी को उसके बारे में पूछने पर वो यानुश के खिलाफ बयान देती है और वो रोते हुए कहती है कि यानुश कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करता है और वो दूसरे देश जाकर जासूसी भी करता है। यह सुनकर यानुश को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जानता है कि यह सब बोलने के लिए उसकी पत्नी को मजबूर किया गया है। उसकी पत्नी के इस बयान पर यानुश को 20 साल की सजा हो जाती है और उसे साइबेरिया के जेल में भेज दिया जाता है। यानुश के साथ उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जेल हो गई है। जेल में पहुंचने के बाद इन सब कैदियों को वार्डन के सामने खड़ा किया जाता है। तब वार्डन उन सबको समझाते हुए कहता है कि सिर्फ ये जेल ही तुम्हारी जेल नहीं है, बल्कि आसपास का सारा इलाका तुम्हारी जेल है। दरअसल ये जेल चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो कई सौ मीलों तक फैले हुए हैं। और ऐसे में अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी जाता है तो वो ठंड के साथ साथ भूख की वजह से और जंगली जानवरों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। वार्डन कहता है कि अगर कोई कैदी इन सब के बावजूद भी यहाँ से भागने में कामयाब हुआ तो आसपास के गांव वाले उसे मारने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि यहाँ से भागने वाले कैदियों के सर पर बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। उसके बाद शाम को जब कैदियों को खाना दिया जाता है, तब उनमें से एक आदमी का खाने का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और वो टुकड़ा जैसे ही नीचे गिरता है तब एक बूढ़ा आदमी उस टुकड़े पर झपट पड़ता है। लेकिन जब तक वो बूढ़ा आदमी उस टुकड़े को उठा पाता, वो पहले वाला आदमी उस पर पैर रख देता है और अपना टुकड़ा वापस ले लेता है। इस आदमी का नाम है मिस्टर स्मिथ। यानुश मिस्टर स्मिथ की यह हरकत देख लेता है और वो खुद भूखा रहकर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। उसके बाद एक और कैदी यानुश के पास आता है और उसे पूछता है, तुम्हें कितने साल की सजा हुई है? तो यानुश उसे बताता है कि उसे 20 साल की सजा हुई है। बाद में यानुश उसे पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सजा हुई है? तो वो कैदी बताता है कि वो एक एक्टर है और उसने अपनी पिछली फिल्म में एक अमीर आदमी का रोल किया था और उसने उस फिल्म में उस आदमी को कुछ ज्यादा ही अमीर बना दिया था, इसलिए उसे 10 साल की सजा हो गई है। उसके बाद यानुश उसे पूछता है, क्या तुमने कभी यहाँ से भागने के बारे में सोचा है? इस पर वह एक्टर कहता है, ऐसा सोचना भी मत। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह कैदियों को जेल के बाहर जंगल में पेड़ काटने के लिए ले जाया जाता है। दरअसल यहाँ के कैदियों से जंगल में पेड़ काटने के और पास ही के खदान में जानवरों की तरह काम करवाए जाते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन यानुश हमेशा वहां से भागने के बारे में सोचता रहता था। यानुश की वहां से भागने की कोशिश देखकर एक दिन वह एक्टर यानुश के पास आकर उसे कहता है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। और वो यानुश को वहां से भागने का रास्ता दिखाकर कहता है, मुझे बहुत दिनों से तुम्हारे जैसे ही किसी साथी की तलाश थी जिसमें यहाँ से भागने का साहस हो। तब यानुश कहता है, चारों तरफ तो सोवियट्स और जर्मन्स का ही राज है, तो फिर हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं? तब वो एक्टर कहता है, यहाँ से दक्षिण के इलाके में पूरा जंगल है जहाँ हमें इंसानों द्वारा कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हमें जंगली जानवरों से बचकर सफर करना होगा और हमें इस सफर पर निकलने से पहले सर्दियां खत्म होने का इंतजार करना होगा, वरना हम यहाँ से बाहर निकलते ही ठंड के वजह से मारे जाएंगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि कुछ कैदियों को खदान भेजा जा रहा होता है, जिसमें यानुश और मिस्टर स्मिथ भी होते हैं। तब मिस्टर स्मिथ कहते हैं, ये लोग हमें खदान भेज रहे हैं जहाँ सिर्फ मौत है। दरअसल वहाँ के खदान में पोल्यूशन के कारण और ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे कैदी मारे जाते थे और अब बाकी कैदियों के साथ साथ यानुश और मिस्टर स्मिथ को भी उस खदान में भेज दिया जाता है और उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता है, जिसके चलते यानुश को भ्रम होने लगते हैं और वो देखता है कि वो अपने घर के सामने खड़ा है जहाँ एक पत्थर रखा है। उस पत्थर के नीचे घर की चाबी है और यानुश वो चाबी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में तो वो एक गार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। वो गार्ड उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर स्मिथ वहां आकर यानुश को होश में लाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। होश में आने के बाद यानुश मिस्टर स्मिथ से कहता है कि वो इस तरह यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगा, उसे यहाँ से जल्द भागना होगा और वो मिस्टर स्मिथ को भी वहां से भागने का प्लान बताता है जो उसे उस एक्टर ने बताया था। तब मिस्टर स्मिथ उसे कहते हैं कि वो एक्टर एक झूठा आदमी है, उसने मुझे भी इस प्लान के बारे में बताया था, पर अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि यहाँ से भागने के बाद अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊँ तो तुम मुझे छोड़कर आगे नहीं जाओगे। असल में तुम्हारी इंसानियत तुम्हें आगे नहीं जाने देगी, क्योंकि मैंने देखा था जिस दिन तुम इस जेल में आए थे उस दिन तुमने मेरे सामने खुद भूखे रहकर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़े आदमी को दिया था।
इसी तरह यानुश के साथ मिस्टर स्मिथ और एक्टर के अलावा और 4 लोग यानी कुल 7 लोग वहां से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सब लोग अपने हर रोज मिलने वाले खाने से कुछ खाना बचाने लगते हैं ताकि जब वो यहाँ से भाग जाएंगे तब उन्हें उस खाने की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद एक दिन वहां पर तेज हवाएं चलने लगती है। तब यानुश कहता है, यहाँ से भागने का हमारे लिए यही सही मौका है, क्योंकि यहाँ से भागने के बाद हमारे पैरों के निशान इतनी तेज हवा की वजह से खुद ब खुद मिट जाएंगे और गार्ड्स हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए सर्दियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय हमें आज ही निकलना होगा। इस पर सब लोग राजी हो जाते हैं और वो लोग रात के समय अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से जंगल की तरफ भागते हैं। लेकिन गार्ड्स को पता चल जाता है और वो भी अपने कुत्ते लेकर उनके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन हवाएं बहुत तेज होती है जिसके कारण गार्ड्स तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो उनके पीछे अपने कुत्ते छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ इन सबको लगातार आगे बढ़ते रहना होगा, वरना गार्ड्स के कुत्ते उन तक कभी भी पहुंच सकते हैं। उनके प्लान के मुताबिक उन्हें यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर साइबेरिया की बॉर्डर को पार करके मंगोलिया जाना है। लेकिन यानुश के साथी कुछ दूर जाते ही तेज हवा और ठंड के कारण हार मान लेते हैं और यानुश को वापस चलने के लिए कहते हैं। लेकिन यानुश उन्हें बताता है कि अगर हम यहाँ से वापस चले गए तो हमारी मौत पक्की है। इस सफर के दौरान अगर हम मर भी जाते हैं तो वो हमारी आजाद मौत होगी, हम किसी के गुलाम बनकर नहीं मरेंगे, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। लेकिन इतनी तेज हवा की वजह से सबको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए यानुश उनके साथ मौजूद एक आदमी के पास जाता है और उसका चाकू मांगता है। दरअसल वो आदमी एक क्रिमिनल है जिसने कई खून किए हैं और वो अपने पास हमेशा चाकू रखता है। उसका चाकू लेकर यानुश पेड़ों की छाल से मुखौटे बनाता है ताकि वो तेज हवाओं से बचकर आगे बढ़ सके। इस तरह वो सुबह तक जेल से काफी दूर निकल आए थे। सब लोग अपने साथ जितना भी खाना लेकर आए थे वो कुछ ही दिनों का था और अभी उन्हें करीबन 1000 किलोमीटर का सफर तय करना है, जिसमें उन्हें कई हफ्ते लग जाएंगे। इसलिए वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। बर्फीले पहाड़ होने की वजह से वहाँ ठंड हद से ज्यादा है, इसलिए रात में आग जलाने के लिए सब लोग लकड़ियां इकट्ठा करने जाते हैं और वापस आकर आग जलाने पर उन्हें पता चलता है कि उनका एक साथी जो लकड़ियां लेने गया था वो वापस नहीं आया है। तो सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। दरअसल उस साथी को रात में दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक जाता है और अगली सुबह जब सब लोग उसे देखते हैं तो वो उनसे कुछ ही दूरी पर बैठा होता है और ठंड की वजह से जमकर मर चुका होता है। अब सब लोग मिलकर अपने उस मरे हुए साथी को वहीं पर दफना देते हैं और फिर अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। इसी तरह कई दिनों के बाद अब बर्फीला इलाका खत्म हो जाता है और अब वो जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। उनके पास मौजूद खाना अब खत्म हो चुका है और वो जाल बिछाकर शिकार भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काफी समय जाएगा और अगर जाल बिछाने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला तो बिना खाने के वो कमजोर हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो सांप छिपकली जैसे छोटे मोटे शिकार करके उसे खा लेते थे और लगातार आगे बढ़ते रहते थे। लेकिन वो शिकार उन्हें कभी कभार ही मिल जाता था, जिसकी वजह से खाने की कमी के कारण सब लोग कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसके कारण उनकी रफ्तार भी धीमी हो जाती है। इसी तरह सब लोग लगातार आगे बढ़ते हुए एक जगह आकर रुक जाते हैं। उनमें अब आगे बढ़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तब यानुश कहता है कि वो अकेला ही आगे जाकर उनके रास्ते में आने वाली झील को देखकर वापस आएगा और वो बाकियों को आराम करने के लिए वहीं पर छोड़कर अकेला ही आगे चला जाता है। और जाते वक्त वो कहता है कि अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर वापस नहीं आ पाया तो समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। और वो वहां से चला जाता है। यहाँ सब लोग आराम करते हैं और छोटे मोटे शिकार करके खा लेते हैं। दूसरी तरफ यानुश लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वो पहले से ही बहुत कमजोर है और बिना खाने के लगातार सफर के कारण वो और भी ज्यादा कमजोर होने लगता है और झील तक पहुंचने के बाद वापसी के रास्ते में कमजोरी और भूख के वजह से उसे भ्रम होने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि वो अपने घर के सामने खड़ा है जहाँ एक पत्थर है जिसके नीचे घर की चाबी रखी है और वो चाबी लेकर यानुश घर के अंदर जाना चाहता है पर जा नहीं पाता। यहाँ पर यानुश किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वापस अपने साथियों के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जिस झील के पास हमें पहुंचना है वो यहाँ से 3 दिन की दूरी पर है। यानुश अब बहुत थक चुका है, उसने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसके साथी उसे कुछ खाने के लिए देते हैं जो उन्होंने शिकार करके लाया था। उसके बाद यानुश के थोड़ी देर आराम करने के बाद सब लोग आगे के सफर पर निकलते हैं। इस सफर के दौरान उन्हें पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वो लोग उसे पकड़ लेते हैं तो वो एक लड़की होती है। वो लड़की इनके साथ आगे के सफर पर जाना चाहती है क्योंकि वो रशियन से भाग रही है, पर यानुश के साथी उसे अपने साथ लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो लड़की उनके साथ होने से उनका खाना बढ़ जाएगा। इसलिए वो सब लोग उस लड़की को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब वो झील के पास पहुंच जाते हैं तब उन्हें वहां पर एक जानवर दलदल में फंसा हुआ दिखाई देता है। वो सब लोग मिलकर उसका शिकार करते हैं
उस वक्त उनमें से एक साथी को याद आता है कि वो लड़की भी भूखी होगी, इसलिए वो वापस जाकर रात तक उस लड़की को लेकर अपने साथियों के पास पहुंच जाता है और सब लोग मिलकर बहुत दिनों बाद पेट भर खा लेते हैं। उसके बाद वो सब लोग उस लड़की को भी उनके साथ आगे के सफर पर ले जाते हैं और वो सब पहले की तरह ही अपनी खाने पीने की समस्याओं से जूझते हुए लगातार आगे बढ़ने लगते हैं। इन सब समस्याओं के कारण रफ्तार की कमी से उनका कुछ हफ्तों का सफर महीनों में बदल गया था। वो आखिर पूरा हो जाता है और वो 1000 किलोमीटर का सफर तय करके साइबेरिया के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनके साथ जो क्रिमिनल होता है वो कहता है कि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। वो आगे के सफर पर नहीं जाना चाहता था। तब सब लोग उसे आखिरी बार मिलकर आगे मंगोलिया की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब वो मंगोलिया के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहां पर सोवियत यूनियन का लीडर कॉमरेड स्टालिन की तस्वीर लगी है। यानी वो सब जिन लोगों से भाग रहे थे वो अब मंगोलिया भी पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी अब उन्हीं का राज है। अब वो मंगोलिया नहीं जा सकते क्योंकि सोवियट्स उन्हें फिर से पकड़ लेंगे। इसलिए वो तय करते हैं कि वो इंडिया जाएंगे क्योंकि इंडिया पर ब्रिटिश का राज है और वो सब वहाँ रह सकते हैं। लेकिन उन्हें इंडिया जाने के लिए पहले तो चाइना जाना होगा और फिर तिब्बत और उसके बाद हिमालय पार करके वो इंडिया जा सकते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है। अब तक उन्होंने जितना भी सफर किया है उससे कई गुना ज्यादा सफर उन्हें अब करना होगा और अब तक उन्हें जितनी भी परेशानी आई थी उससे कई गुना ज्यादा परेशानियों का सामना भी उन्हें अब करना होगा, जिसमें भूख प्यास के साथ साथ कड़कती धूप, तेज तूफान और वहां के स्थानिक लोगों से बचकर उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। इसलिए अब वो बीहड़ के रास्ते से आगे बढ़ते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं है। कुछ दिन उस बीहड़ में सफर करने के बाद कड़कती धूप से लगी प्यास और भूख के कारण सब लोग काफी कमजोर हो चुके थे। उस बीहड़ में पानी का नामो निशान नहीं है। अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वे प्यास की वजह से मर जाएंगे। लेकिन किस्मत उनका साथ देती है और उन्हें एक जगह पर पानी मिल जाता है। सब लोग पानी पी लेते हैं और वहीं पर आराम करते हैं। तब वो कहते हैं कि शायद हमें कुछ दिन यहाँ रुक जाना चाहिए। लेकिन यानुश कहता है हमें यहाँ पर पानी तो मिल जाएगा लेकिन इस बीहड़ में हमें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा और हम बिना खाने के और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। उसके बाद वो सब अगली सुबह जितना हो सके उतना पानी अपने साथ लेकर आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। अब बीहड़ खत्म होते ही उन्हें रेगिस्तान से सफर करना पड़ता है जहाँ उन्हें तेज धूप के साथ साथ रेत के तूफानों का भी सामना करना पड़ता है। वो लोग कुछ दिन इसी तरह सफर करते हैं लेकिन वो लड़की इन सब परेशानियों को झेल नहीं पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। उस लड़की ने उनके साथ बहुत लंबा सफर तय किया होता है, इसलिए उन सबको बहुत दुख होता है। उसके बाद वो उस लड़की को वहीं पर दफना देते हैं और बचे हुए 5 लोग आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान की इस गर्मी और रेतीले तूफानों को और ज्यादा ना झेल पाने की वजह से उनके एक और साथी की मृत्यु हो जाती है। अब ये सिर्फ 4 लोग बचे हैं। उस रेगिस्तान को पार करते करके उनकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। उनके पास मौजूद पानी भी खत्म हो चुका था, लेकिन किसी तरह वो उस रेगिस्तान को पार कर लेते हैं। पर भूख प्यास से बेजान होकर वो एक जगह रुक जाते हैं। उनमें अब आगे बढ़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, इसलिए वो मौत का इंतजार करते हुए वहीं पर पड़े रहते हैं। अगली सुबह उन्हीं में से एक साथी के पैर के ऊपर से एक सांप जा रहा होता है। तब उसकी आंख खुल जाती है। उस सांप को देखकर वो साथी उसके पीछे जाता है क्योंकि वो सांप अब इनका खाना है। जब वो उस सांप के पीछे कुछ दूर जाता है तब उसे एक पत्थर से पानी रिसता हुआ दिखाई देता है। वो अपने बाकी साथियों को भी वहां पर बुला कर लाता है और वो सब लोग उस पत्थर से चाट चाट कर पानी पी लेते हैं। उसके बाद वो सब उस सांप को भी पकड़ कर खा लेते हैं, जिससे उनके शरीर में थोड़ी जान आ जाती है। लेकिन मिस्टर स्मिथ की हालत अभी भी बहुत खराब है। वो आगे के सफर पर उनके साथ जाने से इनकार कर देते हैं। तब यानुश मिस्टर स्मिथ से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे बेटे डेविड को किसने मारा है, कम से कम तुम्हें उसके लिए हमारे साथ आगे बढ़ना होगा। तब मिस्टर स्मिथ कहते हैं, मुझे पता है मेरे बेटे का नाम लेकर तुम मुझ में जीने की और तुम्हारे साथ आगे बढ़ने की उम्मीद जगा रहे हो, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे बेटे की मौत का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। ये दूसरा महायुद्ध शुरू होने से पहले मैं खुद अपने बेटे को रशिया लेकर आया था। उसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ तब रशियंस ने हमें पकड़ लिया और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर कर दिया और मुझे जेल भेजकर मेरे बेटे को गोली मार दी, इसलिए मेरा मरना ही बेहतर होगा। तो यानुश कहता है, तो फिर तुम अब तक जिंदा क्यों रहे? तब मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि मैं अब तक जिंदा रहकर खुद को सजा दे रहा था। इस पर यानुश कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो हालात ही बुरे थे। तुम्हारी तरह मेरी पत्नी भी मेरी सजा के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही होगी, इसलिए किसी भी हाल में मुझे उसे मिलना है और इसके लिए मुझे लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। और साथ में वो मिस्टर स्मिथ को भी किसी तरह अपने साथ आगे बढ़ने के लिए मना लेता है और वो चारों अब आगे के सफर पर निकलते हैं। कुछ दिन के सफर के बाद वो चाइना के ग्रेट वॉल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो चाइना नहीं जा सकते क्योंकि चाइना और जापान के बीच वॉर चल रही है।
इसलिए वो वहाँ से तिब्बत की तरफ चले जाते हैं। तिब्बत पहुँचने पर वहाँ के लोग उनका स्वागत करते हैं और उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं। तब यानुश वहाँ के लोगों से पूछता है, हम यहाँ से इंडिया कैसे जा सकते हैं? इस पर वहाँ के लोग कहते हैं, तुम्हें हिमालय पर्वत पार करके सिक्किम से होकर आगे जाना होगा, लेकिन अभी तुम्हारा उस रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है और ठंड की वजह से तुम्हारा बचना मुश्किल है। इसलिए तुम सर्दियाँ खत्म होने तक यहीं पर इंतजार करो और उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। तब तक यहाँ के लोग तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन वो लोग वहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि अगर वो वहाँ रुके तो उसके बाद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो वहाँ ना रुककर आगे बढ़ने का तय करते हैं। लेकिन मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि मैं यहाँ से चाइना जाऊँगा क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर यूएस मिलिट्री का प्रोग्राम चल रहा है जिसके जरिए मैं अपने देश अमेरिका जा सकता हूँ। और मिस्टर स्मिथ वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद यानुश अपने 2 साथियों को लेकर फिर एक बार बर्फीले पहाड़ों का सफर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसी तरह वो हिमालय पर्वत पार करके 6400 किलोमीटर का सफर तय करके आखिर इंडिया पहुंच ही जाता है। इंडिया के लोग उनका खुशी खुशी स्वागत करते हैं। लेकिन यानुश का सफर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसे अपनी पत्नी से मिलने वापस अपने घर पोलैंड जाना है। लेकिन पोलैंड पर अभी भी सोवियत यूनियन का ही राज है, इसलिए उसने अपना सफर जारी रखा और दुनिया के अलग अलग देशों में घूमता रहा। आखिर 50 साल बाद यानी 1989 में जब पोलैंड आजाद हुआ तब यानुश अपने घर गया। यहाँ फिर एक बार वही सीन दिखाया गया है जिसका यानुश को बार बार भ्रम होता रहता था, जिसमें वो अपने घर के सामने खड़ा है और वहाँ पर रखे हुए पत्थर के नीचे से चाबी लेकर वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है जहाँ उसकी बूढ़ी पत्नी बैठी होती है। 50 साल सफर करते करते यानुश भी अब बूढ़ा हो चुका है। आखिर वो अपनी पत्नी को गले लगाता है और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दे सकते हो और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे करके हमारी हौसला अफजाई भी कर सकते हो। इसी तरह की और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल और इसी तरह आते रहिए द मूवी नगरी में। धन्यवाद।